गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकित गोयल है और मैं सर्वश्रेष्ठ का फाउंडर हूं। सर्वश्रेष्ठ देश की पहली कोचिंग है जो सिर्फ एवरेज बिलो एवरेज नीट एस्पायरेंट्स पे काम करती है और उनको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट कराती है। तो आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि मैं कौन हूं, हम ये करते कैसे हैं और मैंने ये चालू क्यों किया। तो इस बात की शुरुआत होती है 2017 से। तब पहली बार मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था 12th सीबीएसई बोर्ड के साथ और बिना किसी कोचिंग के मेरे स्कोर आए थे 303 आउट ऑफ 720। तब के टाइम में बहुत अच्छा स्कोर होता था। मैं बहुत खुश हुआ अपना स्कोर देख करके और मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मैं आगे एक साल अपनी प्रिपरेशन कोटा में जाकर के करना चाहता हूं। कोटा के एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के टॉप रैंकर्स बैच में मेरा एडमिशन हुआ क्योंकि मेरे स्कोर काफी अच्छे थे नीट के एग्जाम में। उस एक साल में मैंने अपनी एजुकेशन कैरियर की सबसे ज्यादा मेहनत की। उतनी मेहनत कभी मैंने अपने एजुकेशन कैरियर में नहीं की थी और उतनी मेहनत करने के बाद जब मेरा स्कोर आया 2018 में तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 ही नंबर बढ़े थे। मेरे 313 मार्क्स आए थे और मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। और अगर आप दिल से कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो आपको जरूर उसका जवाब मिलता है। तो मुझे भी इसका जवाब मिला। 2008 के ऑल इंडिया टॉपर, उनका नाम था राहुल चावला। उनके थ्रू मुझे पता चला कि नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं। कोटा में जैसी कंडीशनिंग थी उसके हिसाब से मैं इस बुक को 2 कौड़ी की समझता था। मुझे लगता था इस बुक से तो कुछ आता ही नहीं होगा, नहीं तो कोचिंग वाले इतना अननेसेसरी का मॉड्यूल और कंटेंट क्यों पढ़ाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू एक बार एनसीईआरटी पढ़ और प्रीवियस ईयर एग्जाम के जाके क्वेश्चन बना के देख। तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बनाए और मैंने देखा कि मेरे से क्वेश्चन बनने लगे। मुझे ये बात पता चल गई कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी बुक से आते हैं और मुझे कोटा में अपनी मिस्टेक पता चल गई। वो ये थी कि मैंने बहुत अननेसेसरी का कंटेंट पढ़ा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं था और उसकी वजह से मैं चीजें रिपीट नहीं कर पाया। रिपीट ना कर पाने की वजह से मुझे चीजें याद नहीं रही और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 3 दिन पहले की चीजें आपको ध्यान में नहीं है। एक बच्चा जो आज कुछ पढ़ रहा है उसको 1 साल बाद कैसे ध्यान में रहेगा अगर वो रिपीट ना करे तो फिर मैंने, अब मेरे पास दिल्ली में ज्यादा टाइम बचा नहीं था, 4-5 महीने ही बचे थे और इन 4-5 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और 2019 में जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो मैं सेलेक्ट हुआ छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स में। और एम्स के एग्जाम में, मेरे टाइम में नीट और एम्स अलग अलग होता था, आजकल तो दोनों एक हो गए। तो एम्स के एग्जाम में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक आई थी वो आई थी अराउंड 1100। मुझे आज भी वो मूवमेंट याद है जब मेरा एडमिशन हुआ था छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तब मेरे पापा ने मुझे 15 मिनट तक वो फूट फूट के रोए थे मुझसे गले लग के, क्योंकि मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर बनने जा रहा था। और 2019 में ही मैंने ये सोच रखा था पहले से कि मैं कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूं जहां मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस की थी। मैं नहीं चाहता था वो प्रॉब्लम किसी और बच्चे के साथ हो। इसी के लिए 2019 में मैंने स्टार्ट किया सर्वश्रेष्ठ। और इसकी जर्नी इतनी बिल्कुल आसान नहीं थी। जब मैं स्टार्ट किया तब मेरी एज 19 साल की थी।
तब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी खुद की एज 19 साल है, नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनमें से काफी सारे की एज मेरी एज से ज्यादा रहती है, तो कोई बच्चा तुम्हारी बात क्यों सुनेगा, कोई पेरेंट तुम पे भरोसा करके फीस क्यों देगा तुम्हें, कोई लैंडलॉर्ड तुमको बिल्डिंग रेंट पे क्यों देगा, कोई टीचर तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा। मदद करने कोई नहीं आ रहा था, नीचे खींचने सब आ रहे थे। तब मैंने एक लर्निंग ली अपनी लाइफ में कि अगर आप दिल से कोई भी चीज पाना चाहो, एक मूवी का भी डायलॉग है लेकिन ये रियल लाइफ में भी उतना ही वैलिड है, अगर आप दिल से कोई भी चीज पाना चाहो तो पूरी की पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने की साजिश रचने लगती है। मैंने स्टार्ट किया और पैरेलली मैं कॉलेज भी जा रहा था, लेकिन मेरा मन कॉलेज में नहीं लगता था। कॉलेज में जाकर के भी मैं यही सोचता था मेरे बच्चे कोचिंग में क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। उनके लिए टीचर्स थे, पढ़ाई चल रही थी, सब सही चल रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। कॉलेज में जाके भी यही सोचता था क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अपने बैचमेट से भी यही पूछता था, बताओ तुम कैसे प्रिपेयर किए, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी। यही करने जाता था मैं कॉलेज। फिर 20 जनवरी 2020 मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि पापा आप मेरे को 2 साल का टाइम दे दो, अगर मैं इन 2 सालों में नहीं कर पाया तो मैं वापस कॉलेज चला जाऊंगा, 2 साल आप मुझे करने दे दो। लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, उनका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वहां बीए छोड़ना, बीएससी छोड़ना, बीकॉम छोड़ना बड़ी बात थी। मैं छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का कोर्स छोड़ रहा था, तो उसके लिए कैसे वो रेडी हो जाते। लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा था। और आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं, मैं उनको एक प्यारा सा मैसेज देना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके पेरेंट्स तो आपको चरस फूकने के लिए भी सपोर्ट नहीं करते, गांजा फूकने के लिए भी सपोर्ट नहीं करते, लड़की घुमाने के लिए भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन घुमाते तो हो। तो पेरेंट्स बहुत सारी चीजों के लिए मना करते, लेकिन वो हम कर लेते। गलत चीज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सही चीज करने के लिए हमको उनका सपोर्ट चाहिए रहता है। ये चीज गलत है। मैं मानता हूं अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको उसके कई रास्ते मिल जाएंगे, नहीं करना है तो आपको बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे, इट्स योर चॉइस। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर 20 जनवरी 2020 वो लास्ट डे था जब मैं कॉलेज गया था, और अब मैं फुल टाइम कोचिंग को ही दे रहा था, चीजें सही चल रही थी। तभी 24 मार्च 2020 को देश में लग गया संपूर्ण लॉकडाउन, सब बंद। मैंने कहा यार इतनी खराब टाइमिंग तो किसी की नहीं हो सकती है जितनी मेरी है। मैंने देखा देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, दिल्ली का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट था वो एक एडटेक को बिक गया, कोटा का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट उसका 30-35% स्टेक सेल हो गया, रायपुर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे। तो मैंने सोचा मैं कैसे इस माहौल में सरवाइव करूंगा, और तब मुझे लग रहा था ये बहुत गलत डिसीजन हो गया मेरा। तब मैंने पॉडकास्ट देखा इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर रितेश अग्रवाल भैया का, और उन्होंने उस क्या देखा ये तो बता देता हूं, फिर ताली बजाना आप। पॉडकास्ट देखने में ताली बजाने का कोई तो उस पॉडकास्ट में रितेश भैया ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जब जब बाढ़ आती है, मतलब जब जब माहौल खराब होता है, हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब मछुआरा कभी मछली नहीं पकड़ता, वो अपना जाल मजबूत करता है। आज नहीं कल तो बाढ़ जाएगी ही, और जब जाएगी तो मैं पहले से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा। ये एक थॉट प्रोसेस मैंने अपने अंदर बैठा लिया, क्योंकि मैं उनसे बहुत कनेक्ट करता हूं। उनसे कनेक्ट करने के पीछे का रीजन ये है, मैं मानता हूं कि हम सब के पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं जो सपने देख रहा था अपने बैकग्राउंड से, वहां पर वैसा किसी ने नहीं किया था। मैं इनसे बहुत कनेक्ट इसलिए करता था क्योंकि ये मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, और मैं भी मारवाड़ी फैमिली से आता हूं। ये भी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता था। ये रायगढ़ के हैं एक्चुअली में, ओडिशा में, वहां पर नक्सली होते हैं। मैंने सोचा इनके यहां भी नक्सली है, मेरे यहां भी नक्सली है, बहुत सिमिलैरिटी है, तो ये कर सकते हैं। होटल की सबसे बड़ी चेन, तो मैं कोचिंग की सबसे बड़ी चेन क्यों खड़ी नहीं कर सकता, क्या कमी है मेरे अंदर।
तो मैं इनको अपना रेफरेंस पॉइंट मानता था, तो इनका वो बात मुझे घर कर गया। दूसरी जो थॉट प्रोसेस मैंने एक्सेप्ट की कोविड के दौरान, वो था कि नेचर सिर्फ वन साइडेड चीजें क्रिएट नहीं करती। जैसे देखिए, व्हाइट है तो ब्लैक भी है, दिन है तो रात है, ठंडी है तो गर्मी है, अच्छाई है तो बुराई है, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है। अगर कोविड से बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, तो थोड़ी बहुत तो पॉजिटिविटी भी क्रिएट हुई होगी। अगर मेरे को ग्रो करना है तो मुझे इस पॉजिटिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। और खुद को मैं स्टोरी सुनाना चालू किया, ये कोविड मेरे को बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा, पूरे भरोसे के साथ मैं कहानी खुद को सुनाता था। और मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज दिखना चालू हुई। कोविड के दौरान मैं बहुत ग्रो किया। एक जो अपॉर्चुनिटी मेरे को जो बहुत अच्छी मिली, वो थी कंटेंट डेवलपमेंट की। इसके लिए कुछ यूएस की कंपनीज हैं, उनके लिए हम कंटेंट प्रिपेयर करते थे, और उसके लिए मेरे पास काफी सारे टीचर थे। मोर देन 100 टीचर थे जो फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग बेसिस पे मेरे साथ जुड़े थे। अब उनको हायरिंग करने के लिए मुझे काफी सारे टीचर से बात करना पड़ रहा था। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं तो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए नया था, लेकिन वो नए नहीं थे। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने मार्केट में एक गैप देखा उनसे जब मैं बात कर रहा था तब, कि देश के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनका जो फोकस है वो पहले 5 to 10% स्टूडेंट पे है। और इन 5 to 10% स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कैश प्राइजेस दे रहे हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को पैसे तक दिए जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। कोचिंग देख रहे कौन सा बच्चा एनटीएससी टॉप किया, कौन सा बच्चा केवीपीवाई टॉप किया, चलो इस बच्चे को मैं अपने कोचिंग में ले आता हूं और फिर इसका रिजल्ट दिखाएंगे। ये पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत, चलो एक कोचिंग दिखाता तो समझ में भी आती, उसी बच्चे की फोटो कई सारे कोचिंग छापते। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि कोटा में सुबह फ्लाइट लेके साउथ इंडिया चले जाता था, फिर उसके बाद मुंबई, फिर कोटा, बढ़िया ऐसे ट्रायो चल रहा होगा, सभी जगह तो एक साथ पढ़ ही ले रहा था। बस मेरे ही बच्चे थोड़े कम टैलेंटेड है जो एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। बड़ा दुख है इस बात का मुझे। तो ये चीज थी जो मुझे कोविड के दौरान समझ में आई। तो मैंने सोचा कि ये जो बच्चे 90% बच्चे हैं जिनको वाजिब में कोचिंग की जरूरत है और जिन पे कोई भी कोचिंग काम नहीं कर रही, चलो मैं इनको सेलेक्ट कराता हूं। लगता बड़ा कूल है, सेक्सी है ये बोलना, लेकिन है नहीं। इसके साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, जो एवरेज बच्चा है, जो बिलो एवरेज बच्चा, उसका नॉलेज कम होता है टॉपर बच्चे के कंपैरिजन में, और वो मेहनत भी कम करता है टॉपर बच्चे के कंपैरिजन में। तो मेरा बच्चा पीछे है, टॉपर बच्चा आगे है। ओके, तो मेरा बच्चा पीछे है, टॉपर बच्चा आगे है। तो अब मुझे इस एवरेज बच्चे को उस टॉपर से आगे लेके जाना है। तो इसके लिए मैंने फिर बहुत सारी मेथडोलॉजीज बनाई, और वो मेथडोलॉजीज का जो कोर था वो स्टडी करने के लिए मैंने नीट एग्जाम को फिर से स्टडी किया। और जब मैंने इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को स्टडी किया, तो मेरे को जो कोर मिला, कोर खास करके नीट में, वो था मेमोरी। चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो मैंने ये समझा कि ये चीजें याद कैसे रहती हैं आखिरकार। तो मैंने देखा किसी भी चीज को जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करते हैं, जैसे आपका नाम, आपके घर का एड्रेस, वो आपको याद हो जाता है। किसी भी चीज को हम एक बार पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी कोचिंग की जो मेथडोलॉजीज है वो बनाई रिटेंशन पे। जैसे कुछ मेथडोलॉजीज हैं, जैसे सॉन्गिफाइंग ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉन्ग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, गाने में मजा आता है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। दूसरा, मल्टीपल टाइम सिलेबस कंप्लीशन। मैंने देखा कोचिंग सिलेबस एक बार कंप्लीट कर रही है और हो सकता है उसके बाद रिवाइज एक बार करा रही है, तब तक तो बच्चा सब भूल चुका है, उसको तो ब्रांड न्यू लग रहा है चीजें। जैसे आपको 3 दिन पहले की चीजें नहीं याद है, उसको 1 साल बाद की चीजें कैसे याद रहेंगी। तो मैंने कहा कि हम सिलेबस पार्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और सारे पुराने पार्ट को रिटेन रखना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। तो इस पे मैंने काफी काम किया। तीसरा, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग एक तरीका होता है, क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम बच्चों का रिटेंशन बढ़ाते हैं। और ये सारी मेथडोलॉजीज का क्या आउटकम रहा, मैं इस साल के रिजल्ट में आपको बताता हूं। अभी जब 2024 का एग्जाम हुआ, और ये प्रूवन है, डेटा बेस्ड, हमारा जो सिलेक्शन रेशियो 16.6%, जो कोटा के इंस्टीट्यूट से 400% ज्यादा है।
ये ताली बजाने लायक बात है, आप लोग अच्छे से बजाइए। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस साल का जो मेरा जो सिलेक्शन रेशियो एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट एमबीबीएस का, प्रूवन फैक्ट, वो 50% से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमारे बीच में हमारे एक स्टूडेंट हैं राशिका साहू, उन्होंने इस साल जब मेरिट लिस्ट निकली नीट की, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में 4th रैंक अचीव किया था पूरे स्टेट में। और उन्होंने उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है जिससे 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले मैं बाहर निकला था। हमारे इस काम को बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जैसे हमारे डिप्यूटी सीएम, ऑनरेबल स्पीकर आशु सर जी, हाँ जी, अभिषेक पल्लव सर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है हमारे काम को। और इस साल अगर नेचर ने हमारा साथ दिया तो हम छत्तीसगढ़ से फर्स्ट 720 आउट ऑफ 720 बनाएंगे इसी साल नीट 2025 में। एट द एंड ऑफ माई टॉक, ये तो मेरी स्टोरी थी, मैं आपको बस ये शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा था ना, मैं एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को पढ़ाता हूं। सच बताऊं तो कोई भी एवरेज नहीं है, कोई भी बिलो एवरेज नहीं है, कोई अबाव एवरेज या टॉपर है ही नहीं। अगर वो उनमें कोई कमी होती तो मैं उनको सेलेक्ट नहीं करा पाता। एक्चुअल में जो बच्चा पढ़ाई में टॉपर है, हो सकता है वो लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में एवरेज है। जो पढ़ाई में एवरेज हो, लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो उनके पास दिमाग की कमी नहीं है, हम बस उनको एक माहौल देते हैं जहां वो हार्ड वर्क कर सके। हम उन पे भरोसा करते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं, और उन्हीं की मेहनत है जो ये रिजल्ट ला करके देती है हमें। मैं भी आपके साथ 4 बातें शेयर करना चाह रहा हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ट्रूली मीन करता हूं मैं ये 4 बातें। हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, परसिवरेंस और सेल्फ बिलीफ। हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, परसिवरेंस और सेल्फ बिलीफ, अगर ये 4 चीजें आप करते हैं तो आप लाइफ में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।